होते हैं। अब कोई ये कहे सर आसन बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे नहीं होते। आसन 3 तरह के होते हैं। पहला मेडिटेटिव आसनास, दूसरा आपका रिलैक्सेटिव आसनास और तीसरा करेक्टिव आसनास, पोस्चरल जिसे बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब उन 3 आसनास के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आसनास आ जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे उसने कहा कि कौन से आसनास आ जाते हैं, तो ये तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो जैसे उसने पूछा, अच्छा ये बताइए मेडिटेटिव आसनास, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेडिटेटिव आसनास, तो आपने तुरंत बता दिया कि सर पद्मासन होता है, उसके बाद समाधासन होता है, वीरासन होता है, गोमुखासन होता है, सिद्धासना होता है। ये आपके मेडिटेटिव आसनास हो गए। फिर उसने अच्छा पूछ लिया, अच्छा ये बताइए कल्चरल और करेक्टिव आसनास क्या होते हैं, तो आपने कहा जिसमें आपकी पोस्चरल, मतलब जिसमें आपकी बॉडी का जो पोस्चर होता है वो मूव कर रहा होता है। जैसे आपका सिरासना हो गया, सर्वांगासना हो गया, मत्स्यासना हो गया, हलासन हो गया, भुजंगासन हो गया। तो इस तरह से आप 2 इसके लिख दीजिए, 2 मेडिटेटिव की लिख दीजिए, 1 रिलैक्सेटिव का लिख दीजिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आज जो हम लोगों को पढ़ाना, आज मैं ये चैप्टर फिनिश करूंगा। तो आज हमारा जो 8th चैप्टर का एनाटॉमी का जो लास्ट पॉइंट बचा है वो है इक्विब्रिलियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम मींस इक्विलिब्रियम को समझने के लिए जिनके पास पुरानी बुक है, जो पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं, वो पेज नंबर 165 में जाएं, क्योंकि जो पुरानी बुक है उसमें बहुत अच्छा डिटेल में दिया है। तो ये आपका चैप्टर ही अलग है। ये आपका होगा मेरे ख्याल से 9 चैप्टर किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड द स्पोर्ट। ये इसमें ये पॉइंट दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि नई बुक में और पुरानी बुक में कितना फर्क है। नई बुक है उसमें मैटर बहुत शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन जो पुरानी बुक है उसमें मैटर को बहुत ही डिटेल में और अच्छे से दिया है। बेटा जिसका भी माइक खुल रहा है प्लीज माइक बंद कर दीजिए, ठीक है। और जिनके पास पुरानी बुक्स है, सम आर हैविंग ओल्ड बुक्स, दे प्लीज दे ओपन द पेज नंबर 165। ओके, नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। आपको भी पता है व्हेन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर द काउंटर बैलेंस बाय इक्वल एंड द अपोजिट फोर्सेस। ये आपको पता है कि आपकी बॉडी में किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे आपके फेवर में और बहुत सारे आपके अपोजिट में फोर्सेस काम करते हैं। यदि आपकी बॉडी में ये फोर्सेस ना काम करें तो आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं होगा। सो दैट द सम ऑफ द फोर्सेस, इसीलिए कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका योग या जिनको हम एडअप भी कर दें लेकिन उनका जो जोड़ आता है वो 0 आता है। इट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं क्या, स्टेट ऑफ द एक्विलिब्रियम। इसको हम बोलते हैं संतुलन की अवस्था, क्योंकि एक्विलिब्रियम मींस होता है संतुलन, किसी चीज को बैलेंस करना। जब आप किसी चीज को बैलेंस कर रहे होते हैं यानी उस जगह पे जो फोर्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यदि मान लीजिए वहां पर फोर्स 0 नहीं होगा तो वो चीज अपने आप में बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि कुछ फोर्सेस हमारे फेवर में काम करते हैं और कुछ फोर्सेस हमारे अपोजिट डायरेक्शन पे काम करते हैं। इसी की कंडीशन में, इसी से आपकी एक कंडीशन निकल के आती है इक्विलिब्रियम की। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट, ऐसा भी कहा जाता है, द इक्विलिब्रियम occurs when the resultant force acting on the point in zero, क्योंकि जो आपका इक्विलिब्रियम में जो फोर्स काम करता है वो उसका जो केंद्र होता है, जो उसका पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0। द विक्टर सम ऑफ द फोर्सेस इज 0। इसीलिए ज्यादातर जो हमारी बॉडी में फोर्सेस काम करते हैं उनका जो इक्वल या जो एडअप होता है वो 0 होता है। यदि वो 0 नहीं होगा तो आपकी बॉडी बैलेंस नहीं करेगी। A state of the equilibrium occurs when the body's center of gravity is over its balance of support and the line of the gravity falls without the base, the greater the body surface in the contact with the ground। यदि आपकी बॉडी में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या जो आपकी बॉडी में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, यदि वो फोर्सेस आपके काम ना करें तो क्या होगा, आप सर के बल जमीन में गिर जाएंगे। ये बिल्कुल
एक साइंटिफिक फैक्ट है, यदि हमारी बॉडी से सारे फोर्सेस काम करना बंद कर दे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी डिसबैलेंस होगी और हम लोग नीचे गिर जाएंगे। द ग्रेटर ऑफ द बॉडी सरफेस इज द कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, द लार्जर इज द बेस ऑफ सपोर्ट, thus the sitting position has a larger base of the support, that is the standing position। अब देखिए, इस लाइन को उन्होंने ऊपर लिया है, अब इस लाइन को हम बाद में समझाएंगे। पहले आप एक्विलिब्रियम के बारे में समझिए कि एक्विलिब्रियम क्या होता है। क्या नहीं सर? देखिए, पहले आप लोग रिप्लाई किया करिए। अभी मैंने एक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो एक्विलिब्रियम मैंने बताया वो समझ में आया। इक्वल फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस, जिसका यानी इक्वल सर फोर्सेस नहीं, इनका जीरो सम ऑफ आता द है, इक्वल फोर्सेस इज जीरो। जीरो आएगा सर। हाँ, जीरो आएगा, वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन जो अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की या जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्या वो आपको चीज क्लियर है अभी? यस सर। ओके। नो सर। अब बेटा वो नो इसलिए है ना, क्योंकि जब आप क्लास में लेट आओगे तो चीजें निकल जाती हैं। सर मैं 10-11 पे आ गई थी। 10-11 पे नहीं आई हो आप। यदि 10-11 पे आई होती तो आपको पूरी चीज क्लियर होती। आप बाद में आई हो, लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आपकी जो बॉडी होती है, आपकी बॉडी में कुछ फोर्सेस आपके फेवर में काम करते हैं, कुछ फोर्सेस आपके अपोजिट साइड पे काम करते हैं, लेकिन जो उन फोर्सेस का जो सम होता है, जो उनका जोड़ होता है, वो हमेशा जीरो रहता है। यदि ये फोर्सेस का जो सम है, यदि वो जीरो ना हुआ तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिसबैलेंस होगी। इसलिए इसी स्टेट को, इसी कंडीशन को हम एक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि एक्विलिब्रियम आपका ना होता, यदि आपके फोर्सेस का सम जीरो ना होता, तो इससे क्या होता, आप सर के बल गिर जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी डिसबैलेंस होगी। तो मेन जो इसका मोटो है समझाने का कि एक्विलिब्रियम क्या है। एक्विलिब्रियम आपकी वो स्टेट है जहां पर द फोर्स द सम ऑफ द फोर्सेस इक्वल जीरो, जहां पर सारे फोर्सेस का जो सम है वो जीरो हो जाए, उस स्टेट को हम एक्विलिब्रियम की स्टेज कहते हैं। अब एक्विलिब्रियम को समझने के लिए पहले आप दो चीजें समझिए। एक होता है टाइप ऑफ, दिए गए हैं टाइप ऑफ द एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम के दो स्टेट दिए गए हैं, पहला होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। अब मैं किसी एक से पूछता हूँ, अच्छा ये बताओ, तनवीर अहमद, ओपन योर माइक। यस सर। स्टैटिक क्या होता है? सो व्हाट? स्टैटिक, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द स्टैटिक? आवाज चली गई क्या? नहीं सर, आ रहे। हाँ तो बताइए, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? सर स्टैटिक्स मीन सर, सर जो जो भी जैसे सर कोई पोजीशन, स्थिति जैसे जो होती है। नहीं तो कैसी स्थिति? चलायमान की? When body is in rest. वेट वेट वेट, शाहिल खान, शाहिल खान, सुनाई नहीं दे रहा होगा, खैर यस कोई सर। बात नहीं है। हाँ शाहिल बताओ, क्या होती है स्टैटिक, एक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक मींस क्या होता है, मैं बस ये पूछ रहा हूँ। सर जी नहीं मालूम। नहीं मालूम, वेरी गुड, कोई बात नहीं। मोहम्मद हाशिम, कुमार विजेंद्र,
ओके, ऊपर से अब मैं पूछ रहा हूँ अदिति द्विवेदी, प्लीज अनम्यूट योर माइक। अदिति। यस सर। हाँ बेटा, क्या होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम? सर आई डोंट नो। ओके, नो प्रॉब्लम। अमित तुम बताओ स्टैटिक मींस क्या होता है? सर अमित का मैसेज आया कि उसके में सर माइक का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन वॉइस उसको सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है? सर ये पता नहीं सर। ठीक है, खैर यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हैंड रेस कर देगा। ओके, नाउ ये क्या बोलते हैं, अंज सॉरी, लक्ष्य कुमार सोनी, लक्ष्य कुमार सोनी, सब सन्नाटे में चले जाते। खैर शुभी, ओपन योर माइक। शुभी, स्टैटिक मींस क्या होता है? स्टैटिक मींस होता है, फिर कहने का मतलब इमूवेबल। अच्छा, इनमूवेबल, ठीक है। अनन्या, आर यू एग्री? सर यस सर। ओके, रितिका, रितिका तिवारी। यस सर। हाँ बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टैटिक? सर स्टैटिक मींस जब सर मतलब जो हमारी बॉडी होती है वो ग्रेविटी के सेंटर में खड़ी रहती है। मतलब सर हम जब एक मतलब कह सकते हैं कि सर एक सेंटर पोजीशन में रहते हैं, जब हमारी बॉडी एकदम सर बिल्कुल, ये कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल स्टॉप। स्टॉप। यस सर। हाँ ठीक, देखो किसी भी चीज को तो बहुत बट इजी सेंटर लैंग्वेज, पोजीशन और किसी बॉडी के रेस्ट में होना, ये दोनों अलग बातें हैं। The hold in single position ना? यस सर। हाँ अनन्या क्या बोलना चाह रही है, बोलिए। सर मैंने फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोला कि व्हेन द बॉडी इज इन सेंटर पोजीशन, हाँ ठीक है सेंटर पोजीशन, बट कोई बॉडी का रेस्ट पे होना और किसी बॉडी का सेंटर पोजीशन पर होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग कंडीशन शो करती हैं। नहीं, अकॉर्डिंग टू द साइंस यू आर सेइंग करेक्ट, लेकिन जो वहां पर बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ उसने बताया बिल्कुल सही है, आपका भी बताना सही है, लेकिन डाउट क्लियर कर देता हूँ। सपोज दैट आपको मैं किसी एक जगह पे खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, उसने जो एक वर्ड बोला कि ग्रेविटी, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है, इज नॉट मूवेबल, मतलब कोई चीज का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यदि आपके अंदर मूवमेंट नहीं होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होती है? आपकी ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहाँ पर होता है? एनीवन, प्लीज रेज योर हैंड। आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट किस जगह पे होता है? सर स्टमक के पास। स्टमक के पास। स्टमक के पास तो कोई एक पर्टिकुलर एक वो होता होगा ना, कोई वर्ड तो बोला जाता होगा। स्टमक तो बहुत बड़ा होता है, स्टमक के पास क्या हो गया? हाँ बताना, बताया आपने, सही है, सही बता रहे हैं। शिफात आप नाभि के बताइए। पास। सर नाभि जो के कॉर्ड पास। होती है, न्यूबल कॉर्ड, हाँ, नाभि बिल्कुल कहते हैं। कॉर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभि, जिसको बोलते हैं हम लोग गुदी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, जब आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तब आपका उस कंडीशन पे काम करता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एन स्टेबल पोजीशन, जब आपकी बॉडी किसी भी तरह की गति नहीं कर रही होती है, उस जगह पर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम वर्क करता है। व्हेन वन इज सिटिंग ऑन परफॉर्मिंग द हैंड स्टैंड इन जिम्नास्ट, आपने देखा होगा जैसे जिम्नास्ट होते हैं, तो जिम्नास्ट जिस समय अपने हाथ फैला देते हैं तो उस जगह पर किसी तरह की कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं होती। या आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि आप असेंबली में खड़े हुए हैं और असेंबली में आपने स्टेट अटेंशन पोजीशन में अपने हाथों को फैला दिया,
तो क्या होगा, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर जो है, जो आपका नाभि है, उस जगह पे गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। लेकिन एक्विलिब्रियम में एक चीज और एडअप उसने की हुई थी। आप यदि पहली लाइन पे जाइए तो उसने कहा था कि जहां पर सारे फोर्सेस का जो योग है, जो सम है, वो जब जीरो होता है, यानी आप ये समझ लीजिए कि संतुलन की वह अवस्था जहां पर आपकी बॉडी बिल्कुल चलायमान ना हो, स्थिर हो, वहां पर स्टैटिक एक्विलिब्रियम वर्क करता है। दूसरा जो आ रहा है आपका डायनेमिक एक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, डायनेमिक एक्विलिब्रियम इज द स्टेट इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द मोशन, जहां पर आपकी बॉडी की वह अवस्था या आपकी बॉडी के वह सारे फोर्सेस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में चलायमान होते हैं, यानी आपकी बॉडी जब मूव कर रही होती है, आगे पीछे रनिंग जब आप कर रहे होते हैं, वहां पर आपका जो एक्विलिब्रियम वर्क करता है वो डायनेमिक एक्विलिब्रियम वर्क करता है। तो ये दो तरह के आपके एक्विलिब्रियम होते हैं, समझाए उसने, पहला स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। अब प्रिंसिपल ऑफ द स्टेबिलिटी की यदि बात करते हैं इन स्पोर्ट्स, क्योंकि अभी जो बात हो रही थी वो साइंस के अकॉर्डिंग बात हो रही थी, लेकिन आप भी ये बात जानते हो कि यदि साइंस ना होती, यदि आपकी लाइफ में साइंस का रोल ना होता, तो क्या होता, आप चीजें सारी कर रहे होते, आपको लेकिन पता कुछ नहीं होता कि न्यूटन्स लॉ क्या है, फैराडे लॉज क्या है, ओम रूल्स क्या है। ये सारे जो लॉज हैं, ये सारे आपको साइंस की देन माने जाते हैं, साइंस के थ्रू आते हैं। लेकिन जब स्पोर्ट्स में हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। In sports and the game, stability is usually referred to as balance. The body is ability to maintain the stability or a balance is governed by the following principle. आप भी जानते हो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में बैलेंसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। यदि आप स्पोर्ट्स की फील्ड में या गेम की फील्ड में अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं करते, तो उसके रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आते। ये तो बात हो रही है स्पोर्ट्स की, लेकिन यदि बात आपकी डेली लाइफ की भी की जाए तो उसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो यदि आप उनको करके देखें तो आपको उसका रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। आप देखिए, यदि आप कभी साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते समय यदि आप सही पोस्चर में और सही सिटिंग पोजीशन में बैठ के साइकिल चला रहे होंगे तो साइकिल में किसी भी तरह की कोई स्विंग नहीं होगी, साइकिल बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। लेकिन यदि आपने साइकिल चलाते समय अपने पोस्चर को चेंज करने की कोशिश की या आपने अपना जो डायरेक्शन है वो बदलने की कोशिश की, तो साइकिल का भी डायरेक्शन बदलने लगता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्विलिब्रियम काम कर रहा है वो दोनों कंडीशन पे काम करता है। जब आप सही पोस्चर पे किसी भी तरह की बिना हलचल करे चल रहे होते हैं तो वहां पर स्टैटिक, और जब आप हलचल कर रहे होते हैं या मूवेबल होते हैं तो वहां पर आपका डायनेमिक। The lower of the center of gravity is the base of the support, the greater is the stability when the performing any activity that requires stability. And an individual should lower his center of gravity. For example, in running, an individual can stop more efficiently and quickly. Hiroshi bend his knees and place his feet on the forward stride position. अब देखिए, इसको समझने के लिए यदि आप न्यू बुक वाले हैं तो बगल से एक इमेजेस दी हुई हैं। इन इमेजेस को थोड़ा आप एक बार देखिए और समझिए कि इसमें अलग अलग इन्होंने स्टेबिलिटी दिखाई है कि लीस्ट स्टेबिलिटी कहाँ पर होती है, मोर स्टेबिलिटी कहाँ पर होती है, मोर स्टेबल पॉइंट कहाँ पर होता है, लेस स्टेबल पॉइंट कहाँ पर होता है और लेस स्टेबिलिटी कहाँ पर होती है। तो जब आप इन चीजों को देखेंगे तो यदि आप साइंस पढ़ रहे हैं
तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि मेन चीज क्या थी। जो वो पूछता है एग्जाम में, वो आपसे बस इतना पूछता, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या है वो ये पूछेगा, टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम पूछेगा, लेकिन वो प्रिंसिपल ऑफ द स्टेबिलिटी नहीं पूछता है। कभी भी एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ द स्टेबिलिटी नहीं आई है, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं बहुत कई बार से ऐसा देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल आ रहे हैं और कुछ कॉपीज चेक कराने आते हैं, तो सबसे बड़ा उनका एक प्रॉब्लम ये होता है कि अभी तक बहुत से बच्चों ने बुक नहीं खरीदी है। पूरा साल का साल होता चला आ रहा है, बुक नहीं खरीदी है, और यहाँ एक प्रवचन चल रहा होता है, उस प्रवचन को सुन लेते हैं, दूसरों से कॉपी ले लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, कहानी खत्म। लेकिन जब बात पूछने की आती है कि बेटा अभी तक जितना पढ़ाया गया है, तो ये बता दो आपका तीसरा चैप्टर कौन सा है, चौथा चैप्टर कौन सा है, तो उनको नहीं मालूम है। तो पहले आज आपका ये काम है कि आज आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम को खुद पढ़ेंगे, उसके टाइप को पढ़ेंगे और प्रिंसिपल को खुद टैली करेंगे। फिर आपको जब डाउट होंगे तब मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। अब आप देखिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में यदि बात हो रही है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको भी पता है, अभी जैसे मैंने पहले ही आपको जिक्र कर दिया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपकी जो नाभि होती है, उधर पे आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करती है। ऑल द इंडिविजुअल एंड ऑब्जेक्ट हैज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, which can shift depending on the position and movement of the individual or object। लेकिन जो आपकी शिफ्टिंग होती है, जब आप अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी भी उसी हिसाब से शिफ्ट होती है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होती, ये बिल्कुल स्थिर नहीं होती। आपकी बॉडी की पोजीशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी भी अपनी पोजीशन को बदलती है, ताकि आपकी बॉडी बैलेंस बनी रहे। ओके, a center of gravity is in the imaginary point। मुझे ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया जो आप कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता रहता है। देखिए, ये पॉइंट इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि मैं इस चीज को फिर से क्लियर कर दूं। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है? सो कॉर्ड के पास, ट्यूबल कॉर्ड के पास। हाँ, नाभि जिसको बोलते हैं। ठीक है, यदि आप स्टेबल पोजीशन पे हो, ठीक है, यदि आप स्टेबल पोजीशन पे हो, खड़ी हो, कुछ काम नहीं कर रही हो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी वर्क करेगी तो स्टेबल पोजीशन पे ही वर्क करेगी ना। यस सर। ठीक है, लेकिन मान लीजिए यदि आपने रनिंग शुरू कर दी या आपने डांसिंग शुरू कर दी, अब जब आपके स्टेप्स चेंज हो रहे होंगे या आपकी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही होगी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी अपने आप को बैलेंस करने के लिए उस बॉडी पोस्चर के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो बस मैं वही तो बता रहा हूँ। ओके सर। कि भाई मान लीजिए आप झुकी, ठीक है, देखिए जैसे आप सीधी खड़ी थी तो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी उसी अकॉर्डिंग काम करेगी, लेकिन जब आप झुक रही हैं तो झुकेंगी तो यानी आपकी बॉडी के पोस्चर में और पोजीशन में चेंजेस आए। यदि सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी नहीं बदलती तो आप झुक नहीं पाती, और झुक नहीं पाती तो आप बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाती। तो जैसे ही आप झुकी तो उसी हिसाब से आपकी पोजीशन के साथ साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने भी अपना पोजीशन बदला। है तो वो उसी जगह पे, समझी बात को, है वो उसी जगह पे, लेकिन वो पोजीशन बदल रही है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन द इमेजिनरी पॉइंट। जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक इमेजिनरी पॉइंट है। देखिए साइंस में कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम महसूस भी नहीं कर सकते, केवल हम उनको इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ हम उनके बारे में सोच सकते हैं। अराउंड विद द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड, क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को बैलेंस करती हैं। जैसे आप देखिए, जैसे आप इस अर्थ में रह रहे हैं, यदि ये अर्थ
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यदि ये काम ना कर रहा होता तो क्या हो रहा होता कि इमेजिन कर रहे थे कि हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि यदि ग्रेविटेशनल फोर्स काम ना कर रहा होता तो जो बच्चे अभी चारपाई में बैठे होंगे या जो बच्चे मेज में बैठे होंगे, जो चेयर में बैठे होंगे, वो अपनी जगह में स्थिर ना होते, वो बैलेंस ना होते, बुक कहीं जा रही होती, मोबाइल कहीं जा रहा होता, आप कहीं जा रहे होते, चीजें कहीं जा रही होती, तो क्या स्थिरता बनी होती? नहीं बनी होती, क्योंकि वहां पर जो आपका फोर्स काम कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, और वही बॉडी में जो ग्रेविटी फोर्स, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, वो हमारी बॉडी को बैलेंस करते हुए अपनी पोजीशन को बदलता है और बॉडी को बैलेंस करता है, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है, अब इस चैप्टर में आप कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं बताई गई। अब जो आज आपका काम है वो सिर्फ इतना है कि आज आपको इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, उसकी दोनों टाइप पढ़नी है, और उसके प्रिंसिपल की जो स्टेबिलिटी की जो प्रिंसिपल है उसको पढ़ने हैं। उसके बाद फिर मैं कल आपको आगे का बताऊंगा कि आगे आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लास में पूछ लें। अब ये बताइए कि जो मैंने आपको 6 और 7 चैप्टर ये है टेस्ट में, यदि उसमें अब आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ लें। किसी को कोई प्रॉब्लम? सर लीडरशिप वाला टॉपिक बता दीजिए। इतना खतरनाक अंदाज कौन है? पहले कौन है भाई, ये तो बता दे। सर अंश। अंश, एक लीडरशिप वाला टॉपिक क्या पूरा बता दीजिए। सर मुझको ये बता दीजिए, क्लासिफिकेशन बाय विलियम हर्बर्ट शेल्डन, ये एंडोफॉर्म, मेसोफॉर्म और एक्टोफॉर्म। अच्छा, और ये मेजरिंग वाला बता दीजिए, मेजरिंग सोमोटो टाइप ऑफ और बॉडी टाइप वाला। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बताए देते हैं। देखिए, जो हर्बर्ट शेल्डन, बेटा आवाज मेरी मेरे ख्याल से रिपीट हो रही है, अब सही हो गई। आप लोग अपना माइक बंद कर दीजिए तो आवाज सही रहेगी। तो इसमें जो शेल्डन ने क्लासिफिकेशन दिया था, जो बॉडी क्लासिफिकेशन शेल्डन का आया है, उसमें 3 तरह के उसने बॉडी को डिफाइन किया है, या जो क्लासिफिकेशन किया बॉडी को, उसने 3 टाइप में किया। एक उसने किया एंडोमार्फ में, दूसरा किया मेसोमार्फ में, और तीसरा किया है एक्टोमार्फ में। एंडोमार्फ की जो बॉडी होती है वो गोलाकार टाइप की होती है, मतलब मांसल शरीर के होते हैं। इनकी जो फिजिक होती है ये गठीली होती है। ठीक है, These individuals have a short arm and leg. जो इंडोमार्फ के लोग होते हैं, इनके जो हाथ और पैर होते हैं वो छोटे कदकाठी के होते हैं। They have a rounded physique. इनकी जो फिजिक होती है वो थोड़ी सी राउंडेड होती है। Their limbs seems to be shorter. इनके जो limbs होते हैं वो शॉर्टर दिखाई देते हैं। There is a lot of deposits of the adipose tissues. The upper part of the arm and the leg are significantly thicker than the lower part. यदि इनके लोअर पार्ट की अकॉर्डिंग यदि कंपेयर की जाए तो इनका अपर पार्ट ज्यादा पतला, सॉरी, जो लोअर पार्ट होता है वो इनका ज्यादा पतला दिखाई देता है। द अपर पार्ट एंड आर्म आर सिग्निफिकेंटली थिकर देन द लोअर पार्ट। तो जो लोअर पार्ट, मैं उल्टा बता गया, तो इसका लोअर पार्ट से यदि इनका कंपैरिजन किया जाए तो जो इनका अपर पार्ट होता है वो ज्यादा हल्का सा पतला दिखाई देता है। इट इज हार्ड फॉर देम लूज वेट। और इस तरह के जो लोग होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू ज्यादा पाए जाते हैं, जिस वजह से इनको वेट कम करने तो कौन से टिश्यू ज्यादा पाए जाते हैं? एडिपोज टिश्यू इनकी बॉडी में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू ज्यादा होने की वजह से ये अपना वेट काफी मुश्किल के साथ कम कर पाते हैं, या इनको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। दे आर द मोर inclined become obese. They have pear-shaped body. The excessive mass hinder them the ability to complete in sport. लेकिन इनके अंदर जो आपके हार्ड वर्क करने की जो क्षमता होती है, जो हैवी वर्क करने की जो क्षमता होती है, वो काफी अच्छी होती है। ये लोग ज्यादातर वेट लिफ्टिंग करते हैं, ज्यादातर ये पावर लिफ्टिंग करते हैं, या जो ऐसे इवेंट्स जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं जिनमें आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत
होती है या ज्यादा पावर जनरेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि इनकी बॉडी छोटी होने, शॉर्ट होने की वजह से या छोटी होने की वजह से इनको किसी चीज को उठाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जैसे आप देखते होंगे, यदि आपने कभी गौर किया हो कि एक आपके घर पे काम लगा हुआ है और थर्ड फ्लोर पे काम चल रहा है, ठीक है, और थर्ड फ्लोर में जब काम चल रहा होगा, यानी जमीन नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाने में यदि आपको 20 किलो या 25 किलो की सर पे बालू की बोरी लगा दी जाए तो आपको दिक्कत होगी। तो दिक्कत तो दोनों को होगी, लेकिन जो शॉर्ट हाइट के बंदे होते हैं या जो छोटी कदकाठी के होते हैं, वो उस काम को आसानी से कर लेते हैं, उनकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो लंबी कदकाठी के होते हैं, उनको ये दिक्कत होती है कि उनकी बॉडी में जर्क आने का खतरा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी उस काम के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई है। लेकिन काम तो काम है, परेशानियां और मुसीबतें बताकर नहीं आती, हम किसी के साथ होती हैं। लेकिन जब हम लोग स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू शेल्डन, तो बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने जो डेफिनेशन दी, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो मेसोमार्क लोग होते हैं, इनको हम लोग चुस्त दुरुस्त की कैटेगरी में रखते हैं, जिनको हम हेल्दी कैटेगरी बोलते हैं। इनकी जो फिजिक होती है, mesomorphs are categorized and between the other two body types are generally described as a muscular. They have the athletic physique and the balanced body composition. इनकी जो एथलेटिक फिजिक होती है और इनका जो बॉडी कंपोजिशन होता है वो भी वेल बैलेंस्ड होता है। दे आर एबल टू इंक्रीज देयर मसल साइज। एथलेटिक फिजिक का मतलब? एथलेटिक फिजिक का मतलब होता है जैसे आपने सर आपकी वॉइस चली गई कहीं पे। हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल बेटा? अभी पहले नहीं थी। ओके। आपने हुसैन बोल्ट रेसर को देखा है? नहीं। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। चालू रहिए। चलिए, अब किसी उसकी बात नहीं करते, अब ऐसे व्यक्ति को आपको दिखाते हैं जिनको आपने देखा होगा। आपने ऋतिक रोशन या जॉन अब्राहम को देखा है? हाँ, देखा है। तो इनको यदि देखा है तो आपने इनकी फिजिक को कभी गौर किया है? इनकी जो फिजिक है वेल बैलेंस्ड है, उसमें किसी तरह का कोई फैट नहीं है। एक सर थोड़ा सा जी। हाँ, शायद मेरे ख्याल से सेकंड नंबर का पॉइंट है इसमें, एथलेटिक बॉडी। हाँ, तो बेटा एथलेटिक मेसोमार्क। हाँ, उसमें एथलेटिक बॉडी का जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक लाइन में, तो बेटा एथलेटिक बॉडी मीन्स आपकी कंप्लीट बॉडी जो बोली जाती है, यानी कि ना ज्यादा अधिक व्यक्ति लंबा, ना ज्यादा छोटा, ना ज्यादा अधिक फैटी, यानी कि एक नॉर्मल साइज का जो पाया जाता है, वेल मेंटेन और स्ट्रांग मसल्स जिसके अंदर होती है, वो एथलेटिक बॉडी बोली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? उसे हम एथलेटिक बॉडी वाला व्यक्ति बोलते हैं, जिसके अंदर मसल्स में स्ट्रेंथ, स्पीड, सब चीज एक्यूरेट हो, और वो ना ज्यादा अधिक हाइट में लंबा, यानी कि औसतन एवरेज जो आपकी लंबाई बताई जाए कि 5 फीट 9 इंच के करीब होना चाहिए उस व्यक्ति को। ठीक है, इससे अधिक लंबा होगा तो बोल दिया जाएगा लंबा, और ज्यादा, ठीक है ना। तो एवरेज इंडिया के मार्क से बोल रहे हैं कि एथलेटिक बॉडी होना उसका, यानी कि कहीं भी उसकी जो है फैट ना हो अधिक, ना ज्यादा शॉर्टर हो, ना ज्यादा लॉन्गर हो, वो एथलेटिक बॉडी के अंतर्गत आता है। वो संपूर्ण कार्य करने में सक्षम होता है हर तरह का, वो एथलेटिक बॉडी कहलाती है। ठीक, क्लियर हो गया? यस। कंटिन्यू। हाँ, उसके बाद जो लास्ट होता है बेटा, एक्टोमार्फ जो होते हैं, ये आपके लंबे, इनकी जो कदकाठी होती है बहुत दुबली पतली होती है। These individuals who have the ectomorph body are usually referred to the slim person. इनकी जो कदकाठी होती है दुबली पतली होती है because their muscles and limbs are elongated. क्योंकि जो इनकी muscles और limbs होते हैं elongated होते हैं, they have weak constitution of body. Usually
फेस ग्रेट डिफिकल्टीज इन अ गेनिंग वेट, और इनको वेट को गेन करने में या अपना वजन बढ़ाने में अच्छी खासी परेशानी होती है। दे आर टॉलर देन दे आर really are. They do not have a lot of strength, but they dominate the endurance support. इनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन इनकी जो इंड्योरेंस होता है ये बहुत अच्छा होता है। दे हैव अ क्विक मेटाबॉलिज्म टू बर्न फैट। इनके अंदर मेटाबॉलिज्म इतना जबरदस्त होता है कि ये इनकी बॉडी में किसी भी तरह का फैट जल्दी आता नहीं है। यदि ये जितना खाना खाएं उसी के आधार पे जब ये एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम लोग हैं, यदि हम लोग 5 रोटी खा रहे हैं और हम लोग एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, हमारी हाइट हमारे वेट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमको वेट को घटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये खाते भी हैं, जितनी कैलोरी ये ले रहे हैं उसी हिसाब से जब एक्सरसाइज करते हैं तो इनकी बॉडी में किसी भी तरह का फैट नहीं आता। और ये ज्यादातर आपको जिम्नास्ट में या लॉन्ग रेसेस में आपको पार्टिसिपेट करते मिल जाएंगे, क्योंकि इनका एंड्योरेंस पावर बहुत अच्छा माना गया है। तो ये 3 तरह की बॉडी उसने बताई थी। जो पहली बॉडी होती है, इनकी हाइट कम होती है और ये हैवी वर्कआउट करने में ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। जो दूसरे टाइप के लोग थे, ये तो ना ज्यादा छोटे होते हैं ना ज्यादा लंबे होते हैं, इनकी जो मसल्स होती हैं वो भी वेल डेवलप्ड होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं, तो ये किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और जो तीसरी सबसे लास्ट बताई गई है, ये कदकाठी में लंबे होते हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, लेकिन इनकी जो एंड्योरेंस पावर होती है वो काफी अच्छी होती है। तो ये 3 टाइप आपके बताए गए थे। अब जो अंश पूछ रहे थे लीडरशिप, अंश लीडरशिप में ये बेटा कौन सा है आपका? सर क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन वाला टॉपिक। अच्छा, तो बस मैं आपको देखिए क्वालिटीज में लीडरशिप बेटा देखिए क्या होता है। कैपेसिटी एंड द वेल रेली मैन एंड वुमेन टू कम पर्पस इज कॉल्ड लीडरशिप। ठीक है, तो लीडरशिप क्या होती है? जब आपके अंदर एबिलिटी होती है किसी चीज का नेतृत्व करने की, आप जब आगे आकर किसी काम को बड़े अच्छी तरीके से और अपने सहयोगियों को अपने साथ लेकर एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करके जब किसी काम को करते हैं तो उसको हम लीडरशिप बोलते हैं। अभी आपने लीडरशिप को ठीक से पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। पहले आप लीडरशिप को अच्छे से पढ़िएगा, इसकी जो क्वालिटीज हैं उसके पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िएगा, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपका जो वर्क है, आज आपका ये वर्क है कि एक्विलिब्रियम के बारे में जो मैंने आपको बताया है और जो स्टेबिलिटी आपकी है, वो ये 2 पॉइंटों को आज आपको खुद से क्लियर करना है। फिर अगली क्लास में फिर इस चीज को यदि आपको डाउट है तो आप पूछिएगा, अदरवाइज फिर ये चैप्टर फिनिश है। सर इनसे सर मेरे को चीज पूछनी है, जो हमारा हिप वेस्ट रेशियो है तो उससे हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये इसमें हम मतलब कि हेल्दी हैं या नहीं है? पहले तो उसका फॉर्मूला तो मुझे मालूम है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस अपॉन हिप सर्कमफ्रेंस, बट मेरे को आता नहीं है। तो बेटा उसके लिए तो पहले हिप कौन सा आप पूछ रही हो? वेस्ट हिप रेशियो ना? तो वेस्ट हिप रेशियो में सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ ठीक है, तो देखिए जो वेस्ट हिप रेशियो में जो उसका कैलकुलेशन दिया गया वो के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो वो कह रहा है कि द वेस्ट हिप रेशियो इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ द वेस्ट सर्कमस्टेंसेस डिवाइडेड बाय द हिप सर्कमस्टेंसेस। मतलब जो आपका वेस्ट का सर्कमस्टेंसेस है उसको हम हिप के सर्कमस्टेंसेस से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो वेस्ट हिप रेशियो वो निकल आता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, उसको पहले आप समझ लीजिए।
if the individual waist measurement is 33 inches and the hip measurement is 44 inches, ठीक है, यदि किसी मेल का जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो 33 इंच है और हिप का मेजरमेंट उसका 44 इंच है, तो गिव इट अ वेस्ट हिप रेशियो 0.25, मतलब उसका जो मेजर आया है, जो उसका कैलकुलेशन आया वो 0.25 आया। इट मींस दैट आर द इंडिविजुअल इज नॉट अ हेल्थ रिस्क, इसको किसी भी तरह का हेल्थ रिस्क नहीं है। इन केस, अब देखिए इसमें उसने कहा इन केस अ मेल इफ द वेस्ट हिप रेशियो इज मोर देन 1, यदि आपका जो कैलकुलेशन है मैन में, मेल्स में, यदि आपका कैलकुलेशन 1 के ऊपर जा रहा है तो आप किसी भी तरह की हेल्थ रिस्क में आते हैं, यानी आपको कोई बीमारी हो सकती है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यदि आपका मेजर जो आप मेजरिंग कर रहे हैं वो मेजरिंग 1 के नीचे आ रही है तो आपको किसी भी तरह का हेल्थ रिस्क नहीं है। इन केस ऑफ फीमेल, अब देखिए बात आ गई है फीमेल की, the waist hip ratio is more than 0.85, यदि आपका 0.85 से ज्यादा है तो सी इट इज हैव अ हेल्थ रिस्क, यदि उसका 0.85 से ज्यादा आ रहा है तो उसको हेल्थ रिस्क होगा। उसमें क्या था 1, इसमें क्या है 0.85, ठीक है। इसमें इतना कम 0.85 से ज्यादा। अब दोनों की बॉडी में फर्क भी तो आता है, आपको ये भी तो देखना चाहिए, जो मेल की बॉडी स्ट्रक्चर है, जो फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर है, दोनों में डिफरेंसेस भी तो काफी हैं। यस सर। हाँ, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करिएगा। अब 6 और 7 चैप्टर के जो डाउट्स हैं वो मैं आपको अगली क्लास में क्लियर करूंगा। ओके, नाउ द टाइम इज ओवर। सर एक्सक्यूज मी, हाँ सर आपने मेरी कॉपी चेक कर दी? इफत बेटा, मुझे आपकी कॉपी अभी नेहा मैम से मिली नहीं है, आज मैं जाऊंगा तो नेहा